अब हम लोग परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पश्चात आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और इसकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में यदि सबसे बड़ा योगदान किसी चीज़ का रहा है तो वो एम्पिरिकल मेथड्स का यानी अनुभाविक पद्धतियों का रहा है, जिसका आग्रह था कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए हमें साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और राजनीति के क्षेत्र में आधुनिक उपागम के द्वारा तथ्यों और साक्ष्यों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा था। और देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों में डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, बर्नार्ड क्रेग, हैरोल्ड लॉसवेल इत्यादि अनेक विचारकों के नाम गिनाए जा सकते हैं। देखिए, 1953 में डेविड ईस्टन की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था पॉलिटिकल सिस्टम, और इस पुस्तक के माध्यम से डेविड ईस्टन ने जिस पद्धति को अपनाया था उस पद्धति को कहा गया व्यवस्था विश्लेषण, द सिस्टम एनालिसिस। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो विकास या उद्भव है वो विशेष रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वेताओं का कहना था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत इतिहास पर आधारित है, उसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, वो दर्शन पर आधारित है, उसका वैज्ञानिक सत्यापन नहीं किया जा सकता और इसमें सिद्धांत निर्माण की बहुत उपेक्षा की गई है। यही कारण है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के वर्तमान में कोई महत्व नहीं रह गया है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों में, जैसा कि अभी जिक्र किया हमने, डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, बर्नार्ड क्रेग, हैरोल्ड लॉसवेल, इन सभी लोगों ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और विशेष रूप से इसमें एम्पिरिकल मेथड्स का, अनुभाविक पद्धतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अनुभाविक पद्धतियों का कहना था कि हमें राजनीति के अध्ययन के लिए साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर को अडॉप्ट करना चाहिए और राजनीति के क्षेत्र में अब तथ्यों और साक्ष्यों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त इसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, अन्य बहुत सारे डिसिप्लिन से भी खुलकर सहायता ली जाने लगी थी। देखिए, अनुभाविक पद्धति और समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव की वजह से ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने शक्ति का अध्ययन किया, प्रभाव का अध्ययन किया, सत्ता का अध्ययन किया, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास जैसी बहुत सी अवधारणाओं का अध्ययन शुरू किया। देखिए, यदि हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की सारी विशेषताओं को सम अप करें तो मैं पॉइंट्स में बताने के बाद एक एक इसकी विशेषताओं को एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसकी पहली विशेषता आती है इसका अंतर अनुशासनीय होना, यानी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पर जोर दिया जाना। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। इस पर अंतर अनुशासनीय अध्ययन पर बहुत जोर दिया गया। आधुनिक राजनीति विज्ञान को इसने प्योर साइंस बनाने पर, विशुद्ध विज्ञान बनाने पर बहुत जोर दिया। तीसरी विशेषता, इसने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन यानी वैल्यू फ्री स्टडी पर बहुत जोर दिया। इसने राजनीति विज्ञान को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक स्वतंत्र विषय बनाने पर बहुत जोर दिया। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या आधुनिक राजनीतिक उपागम ने बहुत सारी राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी देने का प्रयास किया। अब हम लोग एक एक करके ऊपर से इसके विशेषताओं को समझना शुरू करेंगे। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में सबसे बड़ा योगदान इसका अंतर अनुशासनीय अध्ययन पर जोर देना था। बहुत सारे विषयों के ज्ञान को राजनीति विज्ञान में समाहित करने की कोशिश की गई और आधुनिक राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान के बहुत सारे मॉडल्स को, कंप्यूटर के बहुत सारे मॉडल्स को, यानी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी बनाने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन्स की खास नॉलेज को पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज में समाहित करने की कोशिश की गई, जिसमें सोशियोलॉजी था, इकोनॉमिक्स था, कंप्यूटर भी था, साइकोलॉजी भी था। इनके बहुत सारे मॉडल्स को ग्रहण करने की कोशिश की गई और विशेष रूप से यहाँ पर मैं दो विचारकों के नाम बताना चाहूँगा, दो तीन के, जिसमें ग्राहम वेलेस है, आर्थर बेंटले है, चार्ल्स मेरियम है और हैरोल्ड लॉसवेल है। एंथनी डाउन्स और जी टेलॉक का नाम भी बहुत फेमस है। देखिए, कार्ल ड्यूश ने शासन व्यवस्था को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेथड यानी इलेक्ट्रॉनिक संचार विधि
और कंप्यूटर्स का हवाला दिया था। संक्षेप में आधुनिक सिद्धांत शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान में अन्य बहुत सारे विषयों के नॉलेज को, ज्ञान को समाहित करने की कोशिश करी थी। इसके साथ ही 1953 में चूंकि डेविड ईस्टन का एक पुस्तक आया था पॉलिटिकल सिस्टम, और इस पुस्तक में डेविड ईस्टन ने जिस पद्धति को अपनाया था उसे सिस्टम एनालिसिस यानी व्यवस्था विश्लेषण, इसे आगत और निर्गत सिद्धांत भी कहा जाता है। कई सिद्धांत शास्त्रियों ने इसे नई क्रांति यानी व्यवहारवादी क्रांति का नाम दिया, बिहेवियरल रेवोल्यूशन का नाम दिया, जिसमें तथ्यों और साक्ष्यों पर बहुत जोर दिया जाने लगा। और व्यवहारवादियों ने राजनीति को एक प्राकृतिक विज्ञान की भांति, एक नेचुरल साइंस की तरह, एक प्योर साइंस बनाने पर बहुत जोर दिया। और उन्होंने राजनीति के अध्ययन में औपचारिक संस्थाओं के बजाय अनौपचारिक संस्थाओं पर जोर दिया। गौर कीजिएगा, सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में जब हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को काउंट किया जाता है। इन्होंने बहुत सारी औपचारिक संस्थाओं के बजाय बहुत सारी अनौपचारिक संस्थाओं पे यानी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के बजाय बहुत सारे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर जोर दिया। यानी कि इन औपचारिक संस्थाओं को प्रभावित करने में जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं, जैसे दबाव समूह, मतदान आचरण, राजनीतिक दल, बहुत सारे किसान संगठन, मजदूर संगठन, ये सब किस तरह से राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं और विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो आचरण है उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। यानी सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर भी जोर दिया। दोबारा से, औपचारिक संस्थाओं का मतलब है वो संस्थाएं जो देश के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और अनौपचारिक संगठन में उन संगठनों की गिनती की जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी देश की राजनीति में अपनी सहभागिता नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद भी उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अभी हाल ही में आपने किसानों का आंदोलन देखा 2020 और 21 के दौरान। केंद्र सरकार एक किसान बिल लेकर के, फॉर्म बिल लेकर के आई थी। उस फॉर्म बिल को लेकर के किसानों ने आंदोलन किया और कहा कि हमें इसमें चर्चा में समाहित नहीं किया गया, हमसे डिस्कशन नहीं किया गया, और बहुत सारी बातों से इन्होंने असहमति दर्ज करते हुए इन्होंने हड़ताल किया, देशव्यापी आह्वान किया, जिसके बाद केंद्र सरकार को भी अपना किसान बिल वापस लेना पड़ा था। इसी तरीके से बहुत सारे धार्मिक संगठन होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी संगठन होते हैं, लोगों का मतदान आचरण होता है, और स्वयं पॉलिटिकल पार्टीज भी एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में इनकी भी गिनती की जाती है। संक्षेप में, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ या ज़्यादातर औपचारिक संस्थाओं के बजाय इन्होंने अनौपचारिक संस्थाओं पे, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी पर बहुत जोर दिया, और किस तरीके से ये अनौपचारिक संगठन किसी देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसके अध्ययन में अपना बहुत इंटरेस्ट दिखाया। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की यदि विशेषताओं पे हम गौर करें तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसका इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पर जोर दिया गया, इसने राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने पर जोर दिया, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर दिया, राजनीति को एक स्वतंत्र विषय बनाने पर जोर दिया, और समस्याओं के अध्ययन पर भी जोर दिया। अब मैं दूसरी विशेषता पे आता हूँ, जिसमें इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को प्योर साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान की भांति, जो नेचुरल साइंस है, जैसे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, इनकी गिनती प्राकृतिक विज्ञानों में होती है, नेचुरल साइंस में होती है। इसी साइंस की तरह पॉलिटिकल साइंस को भी एक विशुद्ध विज्ञान बनाने पर जोर दिया, और विशुद्ध विज्ञान बनाने की चाह में इन्होंने राजनीतिक तथ्यों के, जो पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, उनके मेजरमेंट पर, उसके नापतोल पर विशेष बल दिया, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारी नई तकनीकों को अपनाया, जैसे जनगणना को करना, पॉपुलेशन सेंसस का रिकॉर्ड करना, डेटा का इस्तेमाल करना, आंकड़ों का अध्ययन करना, बहुत सारी जनमत की विधियों को, यानी जनता की क्या राय है आगामी चुनावों के दौरान या आगामी विषय पर जनता की क्या सोच है, इसको लेकर के जनमत आंकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। देखिए, डेविड ईस्टन ने इसके समर्थन में कहा था
कि हमारी जो खोज है, रिसर्च है, वो बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। और यदि हमारे सिद्धांत आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो हमारे निष्कर्ष या हमारी फाइंडिंग्स निरर्थक साबित होगी। देखिए, दूसरी विशेषता आती है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की। जो तीसरी विशेषता है, इन्होंने राजनीति को एक स्वतंत्र विषय बनाने पर बहुत जोर दिया और इसके तहत इन्होंने राजनीति का अध्ययन दर्शन या फिर इतिहास या फिर समाजशास्त्र के एक शाखा के रूप में नहीं किया, बल्कि अपने आप में पॉलिटिकल साइंस को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट के रूप में, एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में स्थापित करने पे बहुत जोर दिया। मुझे याद आ रहा है जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डेल जैसे विद्वानों ने अपनी पूरी एनर्जी राजनीति को एक स्वतंत्र विषय या स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित करने पर लगा दी थी। अगली विशेषता आती है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने अपने समय की तत्कालीन समस्याओं को, यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की भांति ही जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री हैं, जो आधुनिक उपागम के समर्थक हैं, उन्होंने आधुनिक समय की बहुत सारी सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का भी समाधान ढूंढने की कोशिश की है। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने पोस्ट बिहेवियरलिज्म में, यानी वो दौर जो व्यवहारवाद के बाद आया, यानी उत्तर व्यवहारवाद में बहुत ज़्यादा मूल्यों को तिलांजलि देने की बात की थी, मूल्यों को छोड़ देने की बात कही गई थी और तथ्यों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था डेविड ईस्टन ने। लेकिन वहीं उत्तर व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने पुनः, यानी दोबारा मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया और तथ्यों के साथ मूल्यों को इस्तेमाल किए जाने की बात कही। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उसमें आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण क्षरण यानी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, असमानता वो भी एक मुद्दा है, युद्ध और शांति और सामाजिक न्याय या सामाजिक जैसे विषय भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। देखिए, अब हम तीसरी राजनीतिक सिद्धांत का जो तीसरा उपगम है, जिसे समकालीन राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखिए, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों के साथ साथ मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है और इसमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत दोनों के गुणों को समाहित किया जाता है। व्यवहारवादी क्रांति के दौरान जब मूल्यों को नकारने की बात की गई, वहीं उत्तर व्यवहारवाद के दौरान मूल्यों को पुनः स्वीकार करते हुए तथ्यों और मूल्यों दोनों पर जोर दिया गया। यानी उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के आगमन पर, ड्यूरिंग पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन या आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन, इसने मूल्यों के महत्व को पुनः स्वीकार किया और कहा कि एक सिद्धांत शास्त्री बहुत सारी समस्याओं से सामना कर रहे होते हैं और सभी सिद्धांत शास्त्री इन समस्याओं से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के दौरान मानकीय उपागम यानी मूल्यों और अनुभाविक उपागम यानी तथ्यों के बीच मेल मिलाप को बढ़ावा दिया गया। और डेविड ईस्टन ने इस संदर्भ में कहा था कि चाहे आप कितनी कोशिश कर ले, आप मूल्यों को उतनी सरलता से नहीं निकाल सकते जितनी सरलता से आप अपना कोट उतार करके फेंक देते हैं। आप मूल्यों को इतनी सरलता से नहीं छोड़ सकते। जो मूल्य हैं वो हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है और एक इंसान या मनुष्य होने के नाते हम बहुत सारे मनोवेगों यानी मन की भावनाओं, अपनी पसंद और नापसंद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और ईस्टन की ही तरह कॉबेन ने, आइसिया बर्लिन ने, लियो स्ट्रॉस का भी यही कहना है कि मात्र मूल्य निरपेक्षता पर जोर देने से काम नहीं चलेगा। और इस प्रकार समकालीन राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने राजनीतिक सिद्धांत के विशद रूप को चित्रित करने का प्रयास किया और इन्होंने इसके वास्तविक रूप को समझाने की कोशिश करी। सर, कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक सिद्धांत बहुत सारी अवधारणाओं का, बहुत सारे अनुमानों का, यानी बहुत सारी अवधारणाएं जैसे कि समानता क्या है, अधिकार क्या है, न्याय क्या है, लोकतंत्र क्या है, शक्ति क्या है, प्रभुसत्ता क्या है, और बहुत सारी विचारधाराएं जैसे समाजवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, संकीर्णवाद, अराजकतावाद, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद। दोबारा से सुनिएगा, राजनीतिक सिद्धांत
बहुत सारी अवधारणाओं का, विचारधाराओं का और बहुत सारे व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें हम राज्य के बारे में, राज्य की संस्थाओं के बारे में, राज्य के लक्ष्यों के बारे में, बहुत सारी शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। और इसका आरंभिक स्वरूप हमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के रूप में देखने को मिला। उसके पश्चात आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जन्म हुआ और आज हम लोग एक समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी नए कलेवर की, बहुत सारे न्यू चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे पीस मूवमेंट्स की बात हो रही है, जेंडर इश्यूज़ की बात हो रही है, इक्वालिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन पे रिकंसीडर किया जा रहा है और बहुत सारे समकालीन मुद्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।